आज के इस नए गहन विश्लेषण में सभी का स्वागत है। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया की एक महाशक्ति किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को सीधे मिलिट्री ऑपरेशन में गिरफ्तार कर रही है। हाँ, और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई देशों के बीच कूटनीति के नए नियम लिख रहा है। बिल्कुल। आज का लक्ष्य एकदम स्पष्ट है। हाँ, जनवरी और फरवरी 2026 के बीच वैश्विक और भारतीय बदलावों के जो तमाम दस्तावेज, रिसर्च और रिपोर्ट सामने आए हैं, उनमें से सबसे जरूरी और चौंकाने वाली जानकारियों को डिकोड करना है। मतलब आज की दुनिया में बदलाव की रफ्तार सच में हैरान करने वाली है। बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति अब पुरानी किताबों से पूरी तरह बाहर आ चुकी है। एकदम। और एक बेहद लेन देन वाले यानी ट्रांजैक्शनल मॉडल पर चल रही है। सही कहा। और सूचनाओं के इस विशाल महासागर में गोता लगाते समय हमारा उद्देश्य केवल ये रटना नहीं है कि क्या हुआ है। बिल्कुल नहीं। हमारा असली फोकस इस बात पर होगा कि क्यों ये हर एक इंसान के लिए मायने रखता है। आज हम इन अलग अलग घटनाओं के बीच के तार जोड़ेंगे। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं वैश्विक भू राजनीति में मची उस उथल-पुथल से जो किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसी लगती है। वेनेजुएला की घटना। हाँ, वेनेजुएला को ही ले लीजिए। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को अंजाम दिया और सीधे वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। बिल्कुल। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके ठीक बाद अमेरिका का वहां की अंतरिम सरकार के साथ 50 मिलियन बैरल तेल का समझौता हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। ये सुनना थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ आप राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार कर रहे हैं और दूसरी तरफ तुरंत तेल का सौदा पक्का कर रहे हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये आधुनिक कूटनीति की सबसे कड़वी लेकिन सच्ची वास्तविकता है। हाँ, मतलब आज के समय में राजनीतिक या सैन्य हस्तक्षेप और आर्थिक लाभ को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। मदुरो का पकड़ा जाना केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह ऊर्जा बाजार में पकड़ बनाने का कदम था। एकदम सही। 50 मिलियन बैरल का समझौता ये साफ दिखाता है कि ताकतवर देश अब मानवाधिकार की दुहाई देने के बजाय अपने भू राजनीतिक लक्ष्यों को सीधे आर्थिक हितों से जोड़ रहे हैं। यानी अब सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट और आमने सामने है। हाँ, लेकिन सत्ता परिवर्तन का एक और हैरान करने वाला मामला दक्षिण कोरिया से भी सामने आया है, जहां का तरीका वेनेजुएला से बिल्कुल अलग था। यू सोक येओल का मामला। जी, 19 फरवरी को दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यू सुक योल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, वो भी कठोर श्रम के साथ। ये बहुत सख्त सजा है। बिल्कुल। यह सजा उन्हें दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने के उनके विफल प्रयास के लिए मिली है। एक पूर्व राष्ट्रपति को देश के ही कानून द्वारा इतनी सख्त सजा मिलना बहुत बड़ा संदेश है। हाँ, लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिहाज से ये एक बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट है। वेनेजुएला में हमने बाहरी सैन्य हस्तक्षेप देखा, जबकि दक्षिण कोरिया में देश की अपनी न्यायपालिका ने सुनिश्चित किया कि कोई संविधान से ऊपर नहीं है। दोनों ही जगह सत्ता बदली। हाँ, लेकिन उनके तरीके दुनिया के अलग अलग राजनीतिक मॉडल को दर्शाते हैं। और राजनीतिक मॉडल में बदलाव की बात करें तो मध्य पूर्व में भी कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक नामुमकिन थी। आप सऊदी अरब की बात कर रही हैं? जी, सऊदी अरब ने अपने विजन 2030 के तहत चुनिंदा गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए 73 साल पुराने शराब प्रतिबंध को हटा दिया है। ये कदम सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। वे जानते हैं कि केवल तेल के भरोसे अर्थव्यवस्था हमेशा नहीं चल सकती। उन्हें विदेशी निवेश चाहिए। बिल्कुल। दुबई जैसे शहरों से मुकाबला करने और विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए उन्हें खुद को एक आधुनिक समाज के रूप में पेश करना होगा। तो ये सांस्कृतिक बदलाव असल में एक आर्थिक टूल है। 100%। अपने पड़ोस की तरफ देखें तो वहां भी एक बड़ी राजनीतिक हलचल शांत होती दिख रही है। बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश में 2024 के भारी विद्रोह के बाद आखिरकार पहला सत्ता हस्तांतरण हो गया है। 12 फरवरी को हुए आम चुनावों में तारिक रहमान की बीएनपी ने 2/3 के विशाल बहुमत से जीत दर्ज की है और प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली गई है। बांग्लादेश का ये चुनाव पूरे दक्षिण एशिया के बहुत मायने रखता है। किस तरह से? देखिए, एक लंबी अस्थिरता के बाद किसी पार्टी को 2/3 बहुमत मिलने का सीधा मतलब है कि अब नीतियां बार बार नहीं बदलेंगी, स्थिरता आएगी। हाँ, इस स्थिरता से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार
और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। अब इस भू राजनीतिक शतरंज से निकलकर कूटनीति और वैश्विक व्यापार की तरफ आते हैं। अमेरिका, चीन और ईरान के बीच के समीकरण सच में चौंकाने वाले हैं। शुरुआत अमेरिका से करते हैं। वैश्विक टैरिफ को पूरी तरह रद्द कर दिया है। ये बहुत बड़ा न्यायिक हस्तक्षेप है। लेकिन एक अदालत के फैसले से शेयर बाजार में इतनी खुशी क्यों? क्योंकि टैरिफ का सीधा मतलब है व्यापार युद्ध। जब एक देश आयात पर भारी टैक्स लगाता है तो दूसरा भी ऐसा ही करता है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन टूट जाती है और महंगाई बढ़ती है। एकदम सही। जैसे ही टैरिफ रद्द हुए, बाजारों को संदेश गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिना किसी भारी रुकावट के हो सकेगा। और व्यापारिक राहत के साथ साथ कूटनीतिक मोर्चे पर भी तनाव कम होता दिख रहा है। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति ट्रंप 31 मार्च से 2 अप्रैल तक चीन की यात्रा करेंगे। वो भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बहुत अच्छी फोन वार्ता के बाद। हाँ, और ईरान के मोर्चे पर जो हो रहा है वो और भी अजीब है। अब्बास अरागची का बयान। जी, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने घोषणा की है कि अमेरिकी सैन्य खतरों के तुरंत बाद 2 से 3 दिनों के भीतर एक नए परमाणु समझौते का मसौदा तैयार कर लिया जाएगा। पहले सैन्य धमकी और फिर तुरंत समझौता। बिल्कुल। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या हम वैश्विक व्यापार और भू राजनीतिक तनाव में एक रणनीतिक शांति की ओर बढ़ रहे हैं, या ये सिर्फ एक सामरिक विराम है? यही सोचने वाला बिंदु है। जब ईरान जैसी शक्तियां सैन्य खतरों की तुरंत बाद नेज़ पर आ जाती हैं, तो ये कोअर्सिव डिप्लोमेसी यानी डराकर कूटनीति करने का क्लासिक उदाहरण है। यह सच में एक नई तरह की विश्व व्यवस्था है। लेकिन आधुनिक कूटनीति अब केवल मिसाइलों तक सीमित नहीं है। अब बहुत सिलिकॉन चिप्स और एआई की है। एकदम। और भारत ने इस क्षेत्र में एक आक्रामक छलांग लगाई है। 20 फरवरी को भारत औपचारिक रूप से पैक्स सिलिका में शामिल हो गया है। अमेरिका के नेतृत्व वाला बड़ा गठबंधन। हाँ, और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार ये भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए गेम चेंजर साबित होगा। क्या ये वाकई इतना महत्वपूर्ण है? पैक्स सिलिका में शामिल होना भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है। इससे आप महत्वपूर्ण खनिजों और एआई की दुनिया का नया नाटो समझ सकती हैं। एआई का नाटो? दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि भविष्य की दुनिया पर नियंत्रण उसका नहीं होगा जिसके पास सबसे बड़ी सेना है, बल्कि उसका होगा जो चिप्स और एआई को नियंत्रित करेगा। और भारत इस दिशा में देश के भीतर भी तेजी से काम कर रहा है। नई दिल्ली में हाल ही में एआई इम्पैक्ट समिट हुआ, जो ग्लोबल साउथ का पहला बड़ा सम्मेलन था। बिल्कुल। इसके साथ ही अमरावती को क्वांटम वैली के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए 7 नए एमओयू साइन हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति की यात्रा भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम थी। जी, इमैनुअल मैक्रों की 17 से 19 फरवरी की भारत यात्रा ने रक्षा और तकनीक के समीकरण बदल दिए हैं। अब इसे स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। ईयर ऑफ इनोवेशन 2026 और हैमर मिसाइलों के संयुक्त निर्माण का समझौता ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं है, सह निर्माता बन रहा है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत एक बहुत ही बारीक संतुलन साध रहा है। एक तरफ पैक्स सिलिका के साथ जुड़कर पश्चिमी सप्लाई चेन का हिस्सा बन रहा है, और दूसरी तरफ फ्रांस जैसे देशों के साथ मिलकर अपना स्वतंत्र औद्योगिक आधार तैयार कर रहा है। इसे ही असली रणनीतिक स्वायत्तता कहते हैं। तकनीक और विदेश नीति से अब थोड़ा घरेलू मोर्चे की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहां भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। बजट की बात करते हैं। हाँ, 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट पेश किया गया, और वो भी पहली बार नए कर्तव्य भवन में। 53.5 लाख करोड़ का बजट। जी, जिसमें नया कर अधिनियम 2025 पेश किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचा पूंजीगत व्यय ने, जिसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। ये भारी वृद्धि संकेत है कि देश बुनियादी ढांचे पर बेतहाशा खर्च कर रहा है। सिटी इकोनॉमिक रीजन के लिए 5,000 करोड़ का आवंटन हुआ है, ताकि शहरों की आर्थिक क्षमता बढ़े। और जलवायु परिवर्तन के लिए अर्बन चैलेंज फंड बना है, पूरे 1 लाख करोड़ रुपए का। ये फंड ऐसे शहर बनाने में काम आएगा जो बाढ़ या अत्यधिक गर्मी झेल सकें। बिल्कुल। और रेलवे में जून 2026 तक 260 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बनाने का लक्ष्य है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को भी तो मंजूरी मिल गई है। हाँ, 92,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को एनजीटी से मंजूरी मिल गई है। ये हिंद महासागर में भारत की व्यापारिक पकड़ को बहुत मजबूत करेगा। और बुनियादी ढांचे के साथ प्रशासन का चेहरा भी बदल रहा है।
13 फरवरी को प्रधानमंत्री कार्यालय अपने नए सेवा तीर्थ परिसर में शिफ्ट हो गया है। ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का क्या हो रहा है? उन्हें अब युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में बदला जा रहा है। ये एक प्रतीकात्मक बदलाव है, औपनिवेशिक अतीत से निकलकर नई कार्य संस्कृति की ओर बढ़ने का। एक तरफ बुनियादी ढांचा बदल रहा है तो दूसरी तरफ हमारा कानूनी ढांचा भी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। मासिक धर्म स्वास्थ्य वाला फैसला। बिल्कुल। कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ को सीधे अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है और सभी स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड अनिवार्य कर दिए हैं। ये महिलाओं के अधिकारों के लिहाज से बहुत बड़ा मील का पत्थर है। राज्य सरकारों के लिए इसे लागू करना अब कानूनी बाध्यता है। जमीनी असर ये होगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से लड़कियों को स्कूल नहीं छोड़ना पड़ेगा। एकदम सकारात्मक बदलाव है। समाज और कानून से जुड़े 2 और मामले सामने आए हैं। मैं निष्पक्षता से तथ्य रखती हूँ। गुजरात सरकार ने विवाह पंजीकरण कानून में माता-पिता की सहमति अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है, लव जिहाद की चिंताओं का हवाला देते हुए। और उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम पर सख्त फैसला आया है। डार्क नेट पर अश्लील सामग्री बेचने और बाल यौन शोषण के मामले में एक निलंबित जूनियर इंजीनियर और उसकी पत्नी को फांसी की सजा सुनाई गई है। अदालत ने इसे दुर्लभ से दुर्लभ श्रेणी में रखा है। डार्कनेट पर अपराधियों का पता लगाना मुश्किल होता है। ये फैसला स्पष्ट करता है कि डिजिटल दुनिया के अपराधों पर न्यायपालिका बेहद सख्त है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एप्स्टीन फाइल्स जांच के सिलसिले में प्रिंस एंड्रयू की गिरफ्तारी हुई। हालांकि उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन कदाचार की जांच जारी है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि कानून और कूटनीति से बाहर निकलकर अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को देखें तो बाजारों में अलग ही रिकॉर्ड टूट रहे हैं। S&P 500 का आंकड़ा? हाँ, 28 जनवरी को S&P 500 पहली बार 7,000 का आंकड़ा पार कर गया। और भारत की बात करें तो वित्त वर्ष 26 के लिए GDP वृद्धि दर 7.4% अनुमानित है। S&P में तेजी सीधे तौर पर ट्रंप के टैरिफ हटने का परिणाम है, व्यापार युद्ध टलने की राहत। और भारत की 7.4% ग्रोथ दिखाती है कि इंजन पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। लेकिन निवेश का एक हैरान करने वाला डेटा भी है। बिल्कुल। 2026 के शुरुआत में पहली बार भारतीयों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में गोल्ड ETF में अधिक निवेश किया है। आमतौर पर अच्छी ग्रोथ में लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, लेकिन यहाँ लोग सोने की तरफ जा रहे हैं। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जब गाड़ी तेज चल रही हो तो लोग ज्यादा फ्यूल खरीदते हैं, इक्विटी। हाँ, लेकिन इस बार गाड़ी तेज चलने के बावजूद लोग फ्यूल के बजाय एयरबैग्स खरीद रहे हैं। सोना अनिश्चितता के समय का सुरक्षित निवेश है। यानी भारतीय निवेशक अंदर से डरे हुए हैं। अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन वैश्विक उथल-पुथल और भविष्य के खतरों को देखते हुए वे एक सुरक्षा कवच तैयार कर रहे हैं। ये दूरदृष्टि है। चलिए अर्थव्यवस्था से बाहर निकलते हैं और खेल जगत के रोमांच की तरफ चलते हैं। T20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 तय हो चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई है। बिल्कुल। 2021 की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अपने अंतिम ग्रुप मैच में ओमान से 9 विकेट से हार गई। 9 विकेट से? हाँ। वहीं जिम्बाब्वे ने क्वालिफाई कर लिया है। क्रिकेट में ओमान को ऑस्ट्रेलिया को एक तरफा हराना दिखाता है कि खेलों में शक्ति का संतुलन कैसे बदल रहा है। और इटली के मिलान कॉर्टिना में चल रहे विंटर ओलंपिक्स में भी गजब का प्रदर्शन है। नॉर्वे 16 स्वर्ण पदकों के साथ शीर्ष पर है। नॉर्वे का दबदबा हमेशा रहता है। और अमेरिकी महिला हॉकी टीम ने कनाडा को ओवरटाइम में हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। विंटर ओलंपिक्स में नॉर्वे का शीर्ष पर रहना साबित करता है कि सफलता देश के आकार पर नहीं, बल्कि खेल संस्कृति पर निर्भर करती है। आज की इस चर्चा में हमने वेनेजुएला के तेल से लेकर भारत के बुनियादी ढांचे तक और AI से लेकर खेल के मैदान तक सब कुछ समझने की कोशिश की। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि 2026 के शुरुआती महीने हमें दुनिया के 2 रूप दिखा रहे हैं। 2 रूप? हाँ, एक तरफ आर्थिक स्तर पर दुनिया तनाव कम करने यानी डी-एस्केलेशन की कोशिश कर रही है, जैसे टैरिफ हटना। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ पैक्स सिलिका जैसे गुट बता रहे हैं कि तकनीक के मोर्चे पर दुनिया अलग अलग गुटों में बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था जुड़ रही है, लेकिन तकनीक बांट रही है। और भारत ने बहुत परिपक्वता से फ्रांस के साथ रक्षा आधार मजबूत किया है और अमेरिकी गठबंधनों में शामिल होकर तकनीक सुरक्षित की है। ये एक ऐसा दौर है जहां तकनीक नई सीमा रेखाएं तय कर रही है
और इसी से जुड़ा एक अहम विचार है जिसके साथ हम आज का विश्लेषण समाप्त करेंगे। बिल्कुल। हमने देखा कि दुनिया एआई को अपना रही है। हाल ही में दिल्ली फ्रंटियर कमिटमेंट्स का दस्तावेज सामने आया जिसमें एआई रेगुलेशन की बात है। कागजों पर ये बहुत आदर्श लगता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इन एआई नियमों को ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों में व्यवहारिक रूप से लागू किया जाएगा तो जमीनी हकीकत क्या होगी? ये श्रोताओं के लिए सोचने वाला एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये तकनीक अमीर और गरीब देशों को जोड़ेगी या फिर एक नई तकनीकी खाई पैदा कर देगी? जिनके पास एआई है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच की खाई? बिल्कुल। क्या तकनीक हमें आजाद कर रही है या नए गुठों में कैद कर रही है? इसी विचारणीय बिंदु के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। कोई पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।